आज का हमारा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक राजस्थान कालीबंगा के विशेष संदर्भ में। राजस्थान का आदि मानव अन्य आदि मानवों के भांति पूर्व पाषाण युगीन मानव था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विकास धीरे धीरे हुआ और लगभग 80 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह प्रकट होने लगे और उनके विकास में करोड़ों वर्ष लग गए थे। विद्वानों की मान्यता है कि मानव की उत्पत्ति बंदर जाति के प्राणी से विकसित होकर हुई है। मनुष्य को पशु धरातल से उठकर सभ्य होने में करोड़ों वर्ष लगे, लेकिन इस विकास यात्रा का कोई लिखित इतिहास नहीं है। इतिहासकारों ने इस समय का चित्र मानव शास्त्र और पुरातत्व के आधार पर खींचने का प्रयास किया। इस लंबे समय का विभाजन उन्होंने उन चीजों के नाम पर किया जिनसे मनुष्य औजार व हथियार बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ये चीजें थी पत्थर और धातु। इसीलिए राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल को दो भागों में हम बांटते हैं, एक पूर्व पाषाण काल और दूसरा उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल युग का आरंभ आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग का मानव बर्बर था, उसका जीवन पशु तुल्य था। हिंसक पशुओं के कारण उसका जीवन जो था वो खतरे में था। अतः अपनी रक्षा और जीविका के लिए उसने हथियारों की रचना जो थी वो की थी और सबसे सुलभ चीज पत्थर होती थी। उसने पत्थरों को तोड़ फोड़ कर कुछ को पहना करके जो है ये हथियार बनाए। इन हथियारों में कुल्हाड़ी, तीर के फाले, खोदने फेंकने वाले औजार, छेद करने वाले औजार जो हैं वो उसने बनाए। इस समय के हथियार भद्दे और सौंदर्य रहित होते थे। ये हथियार राजस्थान में दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व राजस्थान की नदियों के किनारे जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में इस तरह के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। आदि मानव धातु और मिट्टी का प्रयोग करना नहीं जानता था और न ही आग जलाना जो है वो जानता था। वो आदि मानव जो था वो भ्रमणशील होता था, घर बसा कर नहीं रहता था। पर्वत की कंदराओं में, पेड़ के नीचे जो है वो अपना जीवन यापन किया करता था। राजस्थान के आदि मानव ने कई हजार साल पूर्व पाषाण युग में बिताए, लेकिन धीरे धीरे उसके मस्तिष्क और ग्रहण शक्ति का विकास होने लगा और वह उत्तर पाषाण काल में प्रवेश करने लगा। यद्यपि उनके हथियार और औजार इस समय भी पत्थर के ही रहे, लेकिन उनके आकार थोड़े अलग हो गए। वो अच्छे प्रकार के हथियार हो गए। हथियार पत्थर के टुकड़ों को तराश कर अब ये लोग बनाने लग गए। इस काल में पत्थर के ओखली मूसली का प्रयोग भी जो था वो होने लगा। औजार इस काल में नुकीले और पॉलिश वाले बनने लगे। हथियार बनाने में ही नहीं अपितु उसने अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी जो थी वो प्रगति कर ली थी। अब उन्होंने मिट्टी का प्रयोग करना सीख लिया था, मिट्टी के मकान बनाने सीखे। मकान नदी के किनारे ये लोग बनाने लगे, घास फूस, पत्ते, टहनियों को मिलाकर जो है मकान की छतें बनाने लगे। सामूहिक और झुंड के रूप में ये अपना जीवन जो है वो बिताने लगे। यायावरी जीवन जो था इन्होंने छोड़ दिया, स्थायी जीवन जीना जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया। दैनिक जीवन में काम आने वाले मृद भांड भी जो थे अब इन्होंने चाक पे बनाना शुरू कर दिए थे। चाक का आविष्कार इनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन जो था वो लाया था। इससे मृद भांड जो थे वो सुंदर और अलंकृत बनने लगे। अलंकरण में ये लोग फूल पत्तियों की आकृतियां जो थे वो उकेरने लगे। उत्तर पाषाण काल के ये मृद भांड हमें जो है राजस्थान में चित्तौड़ जिले के बेड़ज, गंभीरी और चंबल नदियों के किनारे जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसी तरह बनास नदी के तट पर हमीरगढ़, जहाजपुर, देवली और
गिलुंड से भी हमें ये अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। उत्तर पाषाण काल में इन लोगों ने अपना शिकार जो था वो जारी रखा, लेकिन अब इनको अनुभव होने लगा कि शिकार इनके जीवन की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है। शिकार अनिश्चित था पहला तो, दूसरा मरे हुए जानवरों का मांस 2-3 दिन में खराब हो जाता था, अतः उन्होंने पशु पालना आरंभ किया। इस काल में मनुष्य ने खेती करना भी सीखा। इससे पहले वो भ्रमण करता था, लेकिन कृषि के लिए स्थायी रूप से उसने रहना सीखा। इससे जनसंख्या और सभ्यता का तेजी से विकास हुआ। इस युग में कुम्हार, बुनकर आदि व्यवसाय जो थे वो शुरू हुए। व्यवसाय व स्थायी निवास से इनमें सामूहिक जीवन जीने की वृत्ति जो थी उसका भी विकास हुआ। अब भोजन बनाने में भी इन्होंने कोई बर्बरता नहीं दिखाई। ये लोग आग जलाना सीख गए थे, दूध का प्रयोग करना सीख गए थे और खेती करना सीख चुके थे। गांव के बसने और खेती करने से इनके अंतर्गत पारिवारिक जीवन जो था वो शुरू हुआ था। खेती एक ऐसा व्यवसाय था जिसमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पड़ती थी, अतः परिवार जैसी संस्था का जो है उद्भव हुआ। अपने पशु के चारागाहों के लिए इनके अंतर्गत जो थी वो लड़ाइयां शुरू हुई, अतः इनको नेता की भी आवश्यकता जो थी वो महसूस हुई, तो परिवार का मुखिया जो था वो चुना जाने लगा था। तो इस प्रकार जो है राजस्थान का मानव भी उन्नति के पथ पर चलते हुए धातु युग की ओर जो था वो धीरे धीरे अग्रसर होने लगा। पाषाण काल के अंतिम वर्ष में धातु का आविष्कार जो था वो हुआ। भोजन पकाने के लिए जो पत्थरों से आग लगाई जाती थी उसी से ही जो है उसी से ही जो है धातु का आविष्कार जो था वो हुआ था। भट्टी बनाने में काम आने वाले धातु मिश्रित पत्थरों के प्रयोग से पिघलकर जो है वो जो धातु नीचे निकलता था उसी से इन्हें धातु का ज्ञान जो था वो हुआ था। इस धातु को ये ठोक पीट कर जो है वो औजार तैयार करते थे। राजस्थान में पाषाण काल के बाद ताम्र काल आरंभ हुआ। अब राजस्थान सहित समस्त उत्तर भारत में पाषाण का स्थान तांबे ने ले लिया था। राजस्थान के विभिन्न भागों से तांबे की वस्तुओं के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों में राजस्थान की नव अंकुरित सभ्यता के अवशेष हमें जो हैं वो दिखाई देते हैं। संभवतः ऋग्वैदिक काल से सदियों पहले राजस्थान में वर्तमान रेगिस्तान क्षेत्र में समुद्र था और आहड़, दृष्टदती तथा सरस्वती नदी इसमें आकर गिरती थी। ऋग्वेद में भी सरस्वती और मरु नदियों का उल्लेख मिलता है। इन नदियों के कांठों पर मानव संस्कृति सक्रिय थी और यह संस्कृति कुछ अंशों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के समकालीन थी, जिनमें कालीबंगा और आहड़ की सभ्यता महत्वपूर्ण है। आज हम कालीबंगा की सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में गग्गर नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। वह सिंधु सभ्यता के विस्तार और प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विभिन्न स्थानों पर उत्खनन का कार्य कर रहे थे। तदुपरांत भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ अनेक चरणों में खुदाई का कार्य किया। यह उत्खनन कार्य बीबी लाल, बीके थापड़, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन के नेतृत्व में किया गया। इन विद्वानों ने गग्गर नदी के 2 टीलों को खुदाई के लिए चुना। इन टीलों की खुदाई में न केवल सैंधव सभ्यता के ही अपितु प्राग सैंधव संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर कालीबंगा की संस्कृति 2 युगों से जो है वो संबंध रखती है। एक प्राग हड़प्पा संस्कृति और दूसरी सैंधव संस्कृति। प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति। कालीबंगा के पश्चिमी टीले के निचले स्तर से हमें प्राग हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं।
इस काल में कच्ची ईंटों के बने हुए एक परकोटे के भीतर बसी हुई थी। यह परकोटा संभवतः 2 अलग-अलग समय में बनाया गया था, क्योंकि मूल रूप में परकोटे की औसत चौड़ाई 1.90 मीटर थी, जबकि बाद में निर्मित परकोटे की चौड़ाई 3.70 मीटर से 4.10 मीटर तक है। कालीबंगा के इस उत्खनन में पक्की ईंटें बहुत कम मिली है, अतः अनुमान है कि इस युग में कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते थे। ये ईंटें फज्जर प्रकार की होती थी, अर्थात इनका एक सिरा जो होता था वो पतला और दूसरा मोटा होता था। इनका प्रयोग ये कुओं और नालियों में करते थे। कुछ दीवारों पर लेप अथवा प्लस्तर की पपड़ियां भी मिली है। ऐसा अनुमान है कि इस युग में दीवारों के ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता था। पूर्व सैंधव युग के मकानों में एक दालान, 4-5 बड़े कमरे और कुछ छोटे-छोटे कमरे जो थे वो हुआ करते थे। प्रत्येक मकान के आगे चबूतरे होते थे। कमरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था। कुछ मकानों की फर्श पक्की ईंटों की बनी हुई भी मिली है। गंदे पानी को निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के गोलाकार भांड होते थे, जिन्हें एक दूसरे पर लगाकर रखा जाता था, ताकि पानी इधर उधर नहीं फैले और जमीन पानी को सोख ले। मकान की छतें भी मिट्टी की बनती थी, जिन्हें लकड़ी की बल्लियों से बनाया जाता था। ये छत केवलों से ढकी जाती थी। यहाँ उत्खनन में अनेक मकानों में चूल्हों के अवशेष जो हैं वो मिले हैं। मकान की छतों पर जाने के लिए सीढ़ियां भी जो है वो देखी गई है। इस समय सड़कें प्राय पक्की होती थी। सड़कें प्राय 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। प्राक हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम उपलब्धि यहाँ से एक जुते हुए खेत के अवशेष मिलना है। पुरातात्विक दृष्टि से यह खेत विश्व के कृषि क्षेत्र में सबसे प्राचीन उदाहरण माना जाता है। इस खेत के अवशेष कालीबंगा के दक्षिण पूर्व की ओर परकोटे के बाहर मिले हैं। संभवतः इस खेत में 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। कालीबंगा के आसपास के क्षेत्रों में आज भी एक साथ सरसों और चने की मिली-जुली खेती की जाती है। कालीबंगा की खुदाई में हमें अनेक प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इन्हें हम संरचना की दृष्टि से 6 श्रेणियों के अंतर्गत बांटते हैं। प्रथम समूह के मृद भांड लाल अथवा गुलाबी रंग के थे और भद्दे थे। इन पर काले सफेद रंग की आडी तिरछी रेखाएं, लहरें, जालियां, मकड़ी आदि की आकृति बनाकर जो है चित्रांकन किया गया। दूसरे समूह के मृद भांड थोड़े सफाई युक्त थे। इनके ऊपरी भाग पर लाल रंग का लेप और काले रंग की आड़ी लकीरें बनी हुई हैं। तीसरे समूह के भांड लाल और बैंगनी छाई वाले हैं। इनका पृष्ठभाग अधिक चिकना और लेपदार है। इन पर काले रंग की रेखाएं, अर्धवृत्त, तिकोने पेड़ पौधे, तितलियां आदि अंकित हैं। चौथे वर्ग के बर्तन लाल रंग के मोटे और मजबूत किस्म के बर्तन हैं। ऐसे बर्तनों में बड़े मटके और कटोरियां जो हैं वो प्रमुख हैं। पांचवें समूह के बर्तनों में मध्यम आकार के बर्तन हैं और इनके ऊपर काले रंग की चित्रकारी की गई है। अंतिम समूह के मृद भांड स्लेटी रंग के हैं। इनमें सपीट थालियां, कटोरियां, तसले, घड़े प्रमुख हैं और इनका अलंकरण सामान्य कोटि का है। इन मृद भांडों के अलावा यहाँ से प्राग सैंधव संस्कृति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेष भी मिले हैं, जिनमें घिया पत्थर, तांबड़े पत्थर के मनके, कंगन, पक्की मिट्टी के खिलौने, गाड़ी के पहिए, खंडित बैल की मूर्ति, सलबट्टे, अन्य वस्तुओं के खंड जो हैं वो उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार यहाँ से प्राप्त प्राग सैंधव युगीन अवशेषों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस युग में यहाँ के निवासी खेती करना सीख चुके थे। पक्की मिट्टी से अनेक बर्तनों को बनाते थे। पत्थर और तांबे से बने औजारों का प्रयोग करते थे। माल ढोने के लिए संभवतः बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे और कच्ची मिट्टी के बने सुनियोजित मकानों में निवास किया करते थे। ऐसा अनुमान है
कि भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यहाँ पर बस्ती उजड़ गई। उल्लेखित ह्रास के पश्चात यह क्षेत्र शीघ्र ही पुनः आबाद हो गया। इस काल की बस्ती को बसाने वाले लोग हड़प्पा संस्कृति से संबंधित थे। इस काल में बस्ती दो भागों के अंतर्गत बटी हुई थी। पश्चिम में बना दुर्ग और दूसरा पूर्व में बसा नीचे का नगर। उत्खनन से प्राप्त दुर्ग के अवशेष जो मिले हैं उनसे स्पष्ट होता है कि दुर्ग का आकार समचतुर्भुज था और ये दो समान भागों में विभक्त था। दुर्ग के चारों ओर 3 से लेकर 7 मीटर तक चौड़ा परकोटा बना हुआ था। परकोटे की दीवार को मजबूत बनाने के लिए अनेक बुर्ज बने हुए थे। परकोटे के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। दुर्ग के दक्षिण भाग में मिट्टी या कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हुए थे। इन चबूतरों पर गलियारों से बनी हुई सीढ़ियों से चढ़ा जाता था। अपर्याप्त प्रमाणों के कारण इन चबूतरों के ऊपर की संरचना के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है इन चबूतरों के ऊपर जो है वो संभवतः धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, क्योंकि एक चबूतरे पर कुआं और अग्नि वेदिकाओं के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। एक अन्य चबूतरे पर भी एक कुआं और एक पंक्ति में 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। इस प्रकार की अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा के कई मकानों से भी हमें प्राप्त हुई हैं। संभवतः इनका संबंध धार्मिक विश्वासों से रहा होगा। इन अग्नि वेदिकाओं में जले हुए कोयले, गो जातीय पशुओं और मृग श्रृंग के अवशेष जो हैं वो हमें यहाँ से मिले हैं। यहाँ का नगर नियोजन हड़प्पा संस्कृति की भांति सुनियोजित था। नगर के चारों ओर कच्ची ईंटों का परकोटा बना था। मार्ग और निवास स्थानों का धरातल शतरंज पट से मिलता जुलता था। यहाँ खुदाई में नगर के 8 मुख्य मार्ग जो हैं वो खोजे गए हैं। मुख्य मार्गों की चौड़ाई 80 मीटर के गुणज के मान के अंतर्गत थी। सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों के कोनों पर रक्षा स्तंभ लगाए गए थे। सड़कों से पानी के निकास के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। मकानों के प्रणाली लकड़ी या पक्की ईंटों के बने थे और इनका निकास सड़क में दबाए गए विशेष प्रकार के मृद भांडों से बनाए शोध गर्तों में शॉक पिट के अंतर्गत हुआ करता था। यहाँ से प्राप्त मकानों में एक आंगन, 3 तरफ कमरे जो हैं वो बने मिले हैं। किसी किसी मकान के आंगन में कुआं बना हुआ भी प्राप्त हुआ है। मकान प्राय कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीज बनाने के लिए किया जाता था। फर्श कुटी हुई मिट्टी से बनाया जाता था। एक मकान का फर्श पक्की मिट्टी की अलंकृत खपरेलों से बना हुआ भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के उत्खनन में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ये हड़प्पा संस्कृति से संबंध है। इन पात्रों में अधिकांशतः दैनिक जीवन में काम आने वाले तथा दूसरी सामग्री रखने के विविध प्रकार के बर्तन हैं। इनका अलंकरण जो है वो प्राय चित्रांकन के रूप में किया जाता था। चित्रांकन में मुख्यतः ज्यामिति के वृत्त, मत्स्य शल्क, पीपल के पत्ते बनाए जाते थे। भांड स्वरूपों में नैवेद्य पात्र, सपीठ थाली, नुकीली पेंदी के कुल्हड़, मृदंग आकार के भांड, वर्तुल आकार के पात्र जो हैं वो बनाए जाते थे। कालीबंगा के उत्खनन में इन मृद भांडों के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें चकमक पत्थर के लंबे फल, तांबड़े पत्थर, कांचली मिट्टी, घिया पत्थर, तांबे आदि के बने मनके, मिट्टी की चूड़ियां, कड़े, शंख वलय, टोटीदार प्यालियां, पत्थर के बाट, मनुष्य, पशु और पक्षियों की मिट्टी की बनी मूर्तियां जो हैं वो प्रमुख हैं। कालीबंगा से सिंधु संस्कृति के अत्यंत विशिष्ट प्रकार की मुद्राएं और मुद्रा छापें भी मिली हैं। इनमें विविध प्रकार के पौराणिक एवं वास्तविक पशुओं का चित्रण किया गया है। ये मोहरें घिया पत्थर, कांचली मिट्टी और तांबे की बनी हुई है। इन पर अंकित लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है।
कालीबंगा के उत्खनन से अनेक पशुओं के अस्थि अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों के अध्ययन से ये पता चलता है कि इस युग में कुबड़ वाला बैल, भैंस, सूअर, हाथी, ऊंट, गधा, चीतल और मुर्गा विद्यमान थे और इनमें कुबड़ वाले पशुओं में बैल के अवशेष जो हैं वो अत्यधिक मात्रा में हमें यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा दुर्ग से 300 मीटर पश्चिम दक्षिण में हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला है। यहाँ से 3 प्रकार के शवाधान की पद्धतियां जो है वो प्रकाश में आई है। एक आयताकार या अंडाकार गर्त में सशरीर शवाधान, इसके अंतर्गत शव को जो था वो सीधा लेटाया जाता था। दूसरा वृत्ताकार गर्तों में घट शवाधान और तीसरा आयताकार अथवा अंडाकार गर्तों में मृद भांड निक्षेप। दूसरे और तीसरे प्रकार की कब्र में शव नहीं पाए गए हैं। संभवतः यह प्रतीकात्मक शवाधान का कोई रूप जो है वो रहा होगा। इस प्रकार की प्रथा हड़प्पा संस्कृति के अन्य स्थलों में नहीं मिलती है। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त 2 कालों के अवशेषों को प्राक हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत विभाजित किया गया है। इस संस्कृति का हड़प्पा संस्कृति के उद्भव और विकास में योगदान के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।